नमस्ते दोस्तों। सोचिए एक ऐसी कंपनी जिसकी स्नैक्स के बिना हर चाय पार्टी अधूरी है। एक ब्रांड जिसकी शुरुआत बीकानेर के एक छोटी सी दुकान से हुई और आज वो मैकडोनल्ड्स और डोमिनोज जैसे ग्लोबल जायंट को रेवेन्यू के रेस में पीछे छोड़ चुका है। ये कहानी है 85,000 करोड़ वैल्यूएशन वाली कंपनी की। ये कहानी है स्नैक्स किंग हल्दीराम की। लेकिन ये सिर्फ एक बिजनेस स्टोरी नहीं है, ये कहानी है एक विजन की, एक परिवार की और उस छोटे से भुजिया के दाने की जिसने दुनिया के स्नैक्स मार्केट में क्रांति ला दी। हम और आप अक्सर हल्दीराम के पैकेट्स उठाते हैं, उसकी आलू भुजिया या सोन पापड़ी का मजा लेते हैं, लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि इसके पीछे कितनी पीढ़ियों की मेहनत, कितने स्ट्रगल और कितनी जबरदस्त सोच रही होगी। ये कहानी आपको हैरान करेगी, इंस्पायर करेगी और शायद अगली बार जब आप हल्दीराम का कोई प्रोडक्ट खाएं तो आप उसके स्वाद में सदियों की मेहनत और एक परिवार का सपना भी महसूस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हर ग्रेट स्टोरी एक छोटे से सपने से शुरू होती है। हल्दीराम की कहानी शुरू हुई 1937 में राजस्थान के शहर बीकानेर से। कहानी के हीरो थे गंगाभिषण अग्रवाल, जिनको उनकी माँ प्यार से हल्दीराम बुलाती थी। उन्हें क्या पता था कि उनका दिया हुआ ये नाम एक दिन पूरी दुनिया में एक ब्रांड बन जाएगी। गंगाभिषण जी एक साधारण परिवार से थे। उनके दादा भी बीकानेर के मशहूर भुजिया बाजार में भुजिया बेचा करते थे। बचपन से ही गंगाभिषण दुकान पर बैठते और इस काम के हर पहलू को बड़े ध्यान से सीखते थे। सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने अपनी बुआ विक्की बाई से भुजिया बनाने का हुनर सीखा, लेकिन उनके अंदर एक आग थी कुछ अलग करने की। उस दौर में बीकानेर में हर नुक्कड़ पर भुजिया की दुकान थी। सभी एक जैसी बेसन से बनी मोटी भुजिया बेचते थे। कंपटीशन बस दाम का था, कोई 2 पैसा किलो बेचता तो कोई थोड़ा सा कम पे। पर गंगाभिषण को इस प्राइस वार में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उन्हें पता था अगर भीड़ से अलग दिखना है तो कुछ ऐसा करना होगा जो किसी ने ना किया हो। उन्होंने अपनी बुआ की रेसिपी में एक खास बात देखी, उसका स्वाद सबसे अलग था। उन्होंने उस रेसिपी को बेस बनाकर अपने एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर दिए। वो घंटों तक मसालों और अलग अलग दाल के साथ नए कॉम्बिनेशन ट्राई करते रहते। उनका मिशन क्लियर था, एक ऐसी भुजिया बनाना जो इतनी क्रिस्पी और टेस्टी हो कि लोग उसका स्वाद कभी ना भूल पाए। उनकी ये खोज, ये तपस्या बीकानेर के भुजिया बाजार को हमेशा के लिए बदलने वाला था। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उस दुकान में एक ऐसी चीज बन रही है जो एक दिन इंडिया का स्नैकिंग कल्चर का पहचान बन जाएगी। ये बस एक छोटी सी शुरुआत थी एक बहुत बड़े साम्राज्य की। हर बड़ी डिस्कवरी के पीछे एक यूरेका मोमेंट होता है, एक ऐसा पल जब एक छोटा सा आइडिया पूरी इंडस्ट्री को हिला देता है। गंगाभिषण अग्रवाल के लिए वो पल तब आया जब उन्होंने बीकानेर के ट्रेडिशनल भुजिया को एक कंप्लीट मेकओवर देने की फैसला किया। उस समय सारे भुजिया बेसन से बनती थी, यानी चने के आटे से, जो थोड़ी मोटी और सॉफ्ट होती थी। गंगाभिषण जी ने सोचा क्यों ना गेम ही बदल दिया जाए। उन्होंने बेसन की जगह मोठ दाल का इस्तेमाल किया। मोठ राजस्थान की एक खास दाल है और इसके इस्तेमाल से भुजिया की जादू बन गया। उन्होंने बेसन की जगह मोठ दाल का इस्तेमाल किया। मोठ राजस्थान की एक खास दाल है और इसके इस्तेमाल ने भुजिया को जादुई बना दिया। ये पहले से कहीं ज्यादा पतली, सुपर कुरकुरी और लाजवाब हो गई। उन्होंने सिर्फ इंग्रेडिएंट ही नहीं, उसे बनाने का तरीका भी बदल दिया। उन्होंने एक ऐसी जाली बनवाई जिसके छेद बहुत बारीक थे ताकि भुजिया एकदम नूडल जैसे पतली निकले। लेकिन प्रोडक्ट बनाना एक बात है और उससे बेचना अलग। गंगाभिषण जी भले ही स्कूल से सिर्फ 8वीं पास थे, पर उनके पास मार्केटिंग स्किल्स गजब का था। उन्होंने अपनी नई भुजिया को एक रॉयल नाम दिया। उस वक्त बीकानेर के महाराजा थे श्री दंगर सिंह। उनके नाम पर गंगाभिषण जी ने अपनी भुजिया का नाम रखा दंगर सेव और ये एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। महाराजा का नाम जुड़ते ही प्रोडक्ट को एक प्रीमियम फील मिल गया। जहां बाकी लोग 2 पैसा पर किलो में भुजिया बेच रहे थे, वहीं गंगाभिषण जी ने अपनी दंगर सेव को 5 पैसा पर किलो बेचना शुरू किया। उन्होंने क्वालिटी और ब्रांडिंग के दम पर प्राइस वार को साइडलाइन कर दिया और रिजल्ट्स अनबिलीवेबल। लोगों को ये नई पतली और कुरकुरी भुजिया इतनी पसंद आई, दुकान पर लाइन लग गए। दंगर सेव बीकानेर में घर घर का स्वाद बन गया। ये सिर्फ एक स्नैक नहीं था, ये एक एक्सपीरियंस था।
लोग कहते थे हल्दीराम की भुजिया जैसी कोई नहीं। उनका एक छोटा सा इनोवेशन एक क्रांति बन चुका था। उन्होंने भुजिया को उसकी पुरानी पहचान से निकालकर एक मॉडर्न प्रीमियम आइडेंटिटी दी, एक ऐसी आइडेंटिटी जिस पर आगे चलकर 85,000 करोड़ का साम्राज्य बनने वाला था। जब आप एक शहर जीत लेते हो तो एक विजनरी पर्सन उसे पूरे देश तक ले जाने का सपना देखता है। गंगा बिशन अग्रवाल का सपना भी बीकानेर से निकलकर देश के कोने कोने तक पहुंचने का था। 1950 में हल्दीराम ने अपना पहला बड़ा मूव लिया और बीकानेर से सीधा कोलकाता पहुंच गए। अब सवाल ये है कि कोलकाता ही क्यों? ये कोई रैंडम डिसीजन नहीं था, इसके पीछे थी एक सॉलिड स्ट्रेटेजी। कोलकाता उस दौर का सबसे बड़ा बिजनेस हब था। वहाँ एक बड़ी मारवाड़ी कम्युनिटी रहती थी जो पहले से ही बीकानेरी स्वाद को जानती और पसंद करती थी। गंगा बिशन जी ने अपने बेटे रामेश्वर लाल और पोते शिव किशन अग्रवाल के साथ कोलकाता पहुंचे और हल्दीराम भुजिया वाला के नाम से बिजनेस शुरू किया। नए शहर में धंधा जमाना आसान नहीं होता। कहानी में टर्निंग पॉइंट तब आया जब एक शादी में उनके भुजिया के स्टॉल ने इतनी तारीफें बटोरी कि उन्हें बड़े बड़े बल्क ऑर्डर्स मिलने लगे। डिमांड अचानक इतनी बढ़ गई कि अब एक छोटी सी दुकान से काम चलाना मुमकिन नहीं हो रहा था। साल 1970 हल्दीराम ने अपना पहला बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कोलकाता में लगाया। ये एक बड़ा क्रूशियल डिसीजन था। इसने हल्दीराम को एक लोकल ब्रांड से एक रीजनल पावर हाउस में बदल दिया। अब वो मास प्रोडक्शन कर सकते थे, क्वालिटी कंट्रोल कर सकते थे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते थे। जैसे जैसे हल्दीराम का बिजनेस बढ़ा वैसे वैसे गंगा बिशन जी का परिवार भी बढ़ा। उनके 3 बेटे थे। अक्सर फैमिली बिजनेस में अगली जनरेशन आते ही झगड़े शुरू हो जाते हैं, लेकिन अग्रवाल परिवार ने इस चैलेंज को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी में बदला जो इंडियन फैमिली बिजनेस के लिए एक केस स्टडी बन गई। उनकी स्ट्रेटेजी थी डिवाइड एंड कंकर, यानी बांटो और राज करो। परिवार ने डिसाइड किया कि अलग अलग शहरों पर कंट्रोल के लिए आपस में लड़ने से बेहतर है कि बिजनेस को ही बांट लो। हर भाई और उनके बच्चों को एक स्पेसिफिक रीजन दे दिया गया ताकि वो वहाँ बिजनेस को अपने तरीके से आगे बढ़ाए। इस मॉडल ने न सिर्फ फैमिली डिस्प्यूट्स को खत्म किया बल्कि हल्दीराम के एक्सपेंशन को तेजी से बढ़ाया। गंगा बिशन जी के पोते शिव किशन अग्रवाल ने 1970 में नागपुर में स्टोर खोला। उन्होंने देखा कि नागपुर इंडिया के बिल्कुल सेंटर में है, जो उसे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए परफेक्ट लोकेशन बनाता है। शिव किशन जी ने सिर्फ नमकीन पर फोकस नहीं किया। उन्होंने देखा कि नागपुर में साउथ इंडियन फूड की डिमांड बहुत है, तो उन्होंने अपने रेस्टोरेंट में इडली डोसा भी बेचना शुरू कर दिया और ये स्ट्रैटेजी काम कर गई और नागपुर वेस्ट और साउथ इंडिया के लिए हल्दीराम का बेस बन गया। इसके बाद 1980 में 2 और भाई मनोहर लाल और मधुसूदन अग्रवाल दिल्ली पहुंचे। उन्होंने 1983 में चांदनी चौक जैसे बिजी इलाके में एक दुकान खोली। दिल्ली में कंपटीशन जबरदस्त था लेकिन डिमांड भी ज्यादा थी। यहाँ भी हल्दीराम अपने इनोवेशन के दम पर सबसे आगे निकल गए। इस ब्रांच ने नॉर्थ इंडिया मार्केट पर कब्जा किया और ब्रांड को एक नेशनल पहचान दी। इसी तरह कोलकाता का बिजनेस प्रभु शंकर अग्रवाल ने संभाला, जिन्होंने आगे चलकर अपने ब्रांड को प्रभुजी फ्रॉम हाउस ऑफ हल्दीराम्स नाम दिया। और बीकानेर में एक और भाई शिव रतन अग्रवाल ने बीकाजी ब्रांच शुरू किया, जो आज खुद एक लिस्टेड कंपनी है। इस तरह एक हल्दीराम 3 अलग अलग इंडिपेंडेंट कंपनीज में चलने लगा। हल्दीराम दिल्ली, हल्दीराम नागपुर और हल्दीराम कोलकाता। सबको एक ही परिवार के अलग अलग लोग चला रहे थे, पर मकसद एक ही था, हल्दीराम के नाम को बुलंदियों तक ले जाना। जहां बड़े बड़े फैमिली बिजनेस आपसी झगड़े में टूट जाते हैं, वहीं अग्रवाल परिवार ने इसी बंटवारा को अपनी सबसे बड़ी हथियार बना ली। अगर हल्दीराम सिर्फ अपनी भुजिया पर टिका रहता तो शायद वो एक रीजनल ब्रांड ही रह जाता। गंगा बिशन जी ने प्रोडक्ट में इनोवेशन किया तो उनकी अगली जनरेशन ने पैकेजिंग, प्रोडक्ट रेंज और कस्टमर एक्सपीरियंस में जमीन आसमान का फर्क ला दिया। 80s और 90s में जब मनोहर लाल अग्रवाल ने दिल्ली में बिजनेस शुरू किया, तब नमकीन और मिठाइयाँ कागज के लिफाफों या प्लास्टिक में मिलती थी। प्रोडक्ट जल्दी सिल जाता था और दूर भेजना नामुमकिन था। हल्दीराम ने इस प्रॉब्लम को जड़ से पकड़ा। वो इंडिया के पहले ब्रांड में से एक थे जिन्होंने मॉडर्न, अट्रैक्टिव और एयर टाइट पैकेजिंग शुरू की। उन्होंने लेक जैसी इंटरनेशनल ब्रांड्स को टक्कर देते हुए नाइट्रोजन फ्लश्ड पाउचेस इंट्रोड्यूस किए। इस टेक्नोलॉजी में पैकेट के अंदर से ऑक्सीजन निकालकर नाइट्रोजन भरी जाती है।
जिससे अंदर रखी भुजिया या चिप्स महीनों तक एकदम फ्रेश और कुरकुरी रहती है। हल्दीराम ने बहुत पहले से ही समझ लिया था कि मार्केट लीडर बनने के लिए एक दो प्रोडक्ट्स से काम नहीं चलेगा। उन्होंने अपने प्रोडक्ट लिस्ट को तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया। भुजिया और नमकीन के बाद वो स्वीट्स में उतरे और सोन पापड़ी, रसगुल्ला, काजू कतली में भी अपनी क्वालिटी का डंका बजा दिया। फिर वो रेडी टू ईट मील्स के सेगमेंट में आए, जिसमें पैकेज दाल मखनी और पनीर मखनी जैसे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। इसके बाद फ्रोजन फूड्स, शरबत, कुकीज और यहाँ तक कि चॉकलेट्स भी उनकी लिस्ट में आ गए। आज हल्दीराम के पास 400 से भी ज़्यादा अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। हल्दीराम ने न सिर्फ प्रोडक्ट बेचा, बल्कि उन्होंने एक एक्सपीरियंस बेचा। उन्होंने पुरानी मिठाई की दुकानों को मॉडर्न एयर कंडीशन रेस्टोरेंट्स कम रिटेल स्टोर में बदल दिया। ये साफ सुथरी जगह थी जहाँ पूरी फैमिली आकर चाट, छोले भटूरे का मजा ले सकती थी और साथ ही घर के लिए पैकेज प्रोडक्ट्स भी खरीद सकती थी। इन आउटलेट्स ने हल्दीराम की इमेज को एक नमकीन वाला से उठाकर एक प्रीमियम फूड ब्रांड बना दिया। उन्होंने दिखाया कि इंडियन स्ट्रीट फूड को भी हाइजीन और अच्छे माहौल के साथ सर्व किया जा सकता है। किसी भी कंपनी का सक्सेस उसके फिनेंशियल नंबर से पता चलता है और हल्दीराम के नंबर्स माइंड ब्लोइंग था। वो किसी को भी हैरान कर सकते थे। बीकानेर की एक दुकान से शुरू हुआ सफर एक फाइनेंशियल लीडर बन चुका था। फाइनेंशियल ईयर 2024 में सिर्फ दिल्ली और नागपुर के बिजनेस का कंबाइंड रेवेन्यू 12,800 करोड़ रुपए थे और उनका नेट प्रॉफिट लगभग 1,400 करोड़ रुपए थे। पिछले 5 सालों में कंपनी ने लगातार 16 से 18% की ग्रोथ रेट मेंटेन की थी, जो इस इंडस्ट्री में कमाल की बात है। आज हल्दीराम की वैल्यूएशन $10 बिलियन यानी लगभग 85,000 करोड़ रुपए माना जा रहा है। ये वैल्यूएशन इसे इंडिया की सबसे बड़ी फूड एंड बेवरेजेस कंपनी में से एक बनाती है। इसके टक्कर अब नेस्ले और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड यानी HUL जैसे मल्टीनेशनल जायंट से है। हल्दीराम की इस शानदार ग्रोथ ने दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का ध्यान खींचा है। साल 2025 में तेमासेक ने हल्दीराम्स में लगभग 10% स्टेक के लिए $1 बिलियन इन्वेस्ट किए थे। इससे ये पता चलता है कि कंपनी का वैल्यूएशन $10 बिलियन बना था। तेमासेक जैसे बड़े नाम का आना इस बात का सबूत है कि हल्दीराम्स अब सिर्फ एक इंडियन ब्रांड नहीं बल्कि एक ग्लोबल पावर हाउस बनने के रोड पर है। सालों तक अलग अलग काम करने के बाद अब हल्दीराम के इतिहास का सबसे बड़ा चैप्टर लिखा जा रहा है। दिल्ली और नागपुर की फैमिली ब्रांचेस ने अपने बिजनेस को मर्ज करने का फैसला किया है। अप्रैल 2025 में ये मर्जर पूरा हो गया और एक नई एंटिटी हल्दीराम स्नैक्स फूड प्राइवेट लिमिटेड बनी। इस मर्जर से हल्दीराम इंडिया के सबसे बड़ी स्नैकिंग कंपनी बन गई है। इस कदम के पीछे 2 मकसद है, ऑपरेशंस को बेहतर बनाना और मार्केट में अपनी पोजीशन को और भी ज़्यादा मजबूत करना। साथ ही ये मर्जर कंपनी को एक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी IPO यानी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के लिए तैयार कर रहा है। अगर हल्दीराम का IPO आता है शायद ये इंडिया का सबसे बड़े IPO में से एक हो सकता है। 80 साल से ज़्यादा के इस सफर में हल्दीराम ने काफ़ी तूफान झेले हैं। साल 2015 में कंपनी पर एक बड़ा क्राइसिस आया जब अमेरिका में उनके कुछ प्रोडक्ट्स में पेस्टिसाइड्स होने के आरोप लगे और उन्हें टेम्पररी बैन कर दिया गया। ब्रांड की रेपुटेशन दांव पर थी, लेकिन कंपनी ने इसे बहुत स्मार्ट तरीके से हैंडल किया। उन्होंने अपनी क्वालिटी कंट्रोल को और भी स्ट्रिक्ट किया, लैब्स को अपग्रेड किए और पूरी प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई। लोगों का भरोसा जीतने के लिए इंडियन रेलवे जैसे संस्थाओं के साथ पार्टनरशिप की। आज इंडियन स्टॉक मार्केट एक वार जोन है। एक तरफ बीकानेर वाला बीकाजी जैसे ट्रेडिशनल राइवल्स हैं, तो दूसरी तरफ लेज, बिंगो और बालाजी वेफर्स जैसे FMCG प्लेयर्स हैं। इस कंपटीशन में टॉप पर बने रहने के लिए हल्दीराम को हमेशा अपने टोज पर रहना पड़ता है। इन चुनौतियों के बीच हल्दीराम के पास आगे बढ़ने के जबरदस्त मौके भी हैं। सबसे पहला है हेल्दी स्नैकिंग। आज अ कंज्यूमर हेल्थ कॉन्शियस है। लोग लो फैट, बेक्ड और मिलेट बेस्ड स्नैक्स ढूंढ रहे हैं। हल्दीराम्स के लिए ये एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। वो बेक्ड भुजिया या रागी मठरी जैसे हेल्दी ऑप्शंस लॉन्च कर सकते हैं। दूसरा है मिशन साउथ इंडिया। हल्दीराम्स नॉर्थ, वेस्ट और ईस्ट इंडिया में किंग है, लेकिन साउथ इंडिया अभी भी एक बड़ा अनटेप्ड मार्केट है। वहाँ के लोकल टेस्ट के हिसाब से
नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करके वो अपनी प्रेजेंस बढ़ा सकते हैं। तीसरा है ग्लोबल डोमिनेशन। हल्दीराम के प्रोडक्ट्स आज 80 से ज्यादा देशों में जाते हैं, लेकिन इसके पोटेंशियल्स इससे कहीं ज्यादा है। तेमासेक जैसे ग्लोबल इन्वेस्टर्स के साथ अब उनके पास इंटरनेशनल एक्सपेंशन के लिए पैसा और एक्सपर्टाइज दोनों है। एंड एट लास्ट डिजिटल पावर। यंग जनरेशन तक पहुंचने के लिए हल्दीराम को अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग और एग्रेसिव करनी होगी। हल्दीराम का फ्यूचर इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो अपनी ट्रेडिशन नींव पर खड़े रहें और इनोवेशन का पंख लगाकर अपनी ऊंची उड़ान भरते रहें। तो दोस्तों, बीकानेर की एक छोटी सी दुकान से $10 बिलियन के ग्लोबल एम्पायर तक पहुंचने का ये सफर हमें क्या सिखाता है? आखिर हल्दीराम की सफलता का सीक्रेट फॉर्मूला क्या है? ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि कुछ सिंपल बट पावरफुल प्रिंसिपल्स है। पहला है इनोवेशन। गंगाभूषण अग्रवाल ने भुजिया को री इन्वेंट किया और उनके अगली पीढ़ियों ने इससे पैकेजिंग, प्रोडक्ट्स और एक्सपीरियंस को। दूसरा, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। जब सब दाम कम कर रहे थे, वहीं हल्दीराम ने अपनी क्वालिटी को अपना सीक्रेट वेपन बनाया। यही वजह है कि लोग हल्दीराम पर इतना अंधा विश्वास करते हैं। तीसरा और सबसे अनोखा, उनका फैमिली बिजनेस मॉडल। परिवार ने झगड़ों से बचने के लिए डिवाइड एंड कंकर का फॉर्मूला अपनाया। और चौथा, एडेप्टेबिलिटी, यानी समय के साथ अपने आप को बदलना। उन्होंने एक मिठाई की दुकान से खुद को एक मॉडर्न FMCG ब्रांड में बदला। हल्दीराम की कहानी एक बिजनेस केस स्टडी नहीं, ये एक इंस्पिरेशन है। ये इस बात का सबूत है कि अगर आपके पास एक विजन हो, काम में ईमानदारी हो और आगे बढ़ने की जुनून हो, तो एक छोटी सी शुरुआत से भी आप पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हल्दीराम की एक भुजिया से बिलियनियर बनने की असली कहानी। एक ऐसी कहानी जिस पर हर इंडियन गर्व करता है। अगर आपको हल्दीराम की ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए आपका पसंदीदा हल्दीराम प्रोडक्ट कौन सा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं CA संजीव साइनिंग ऑफ। जय हिंद।